नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दामिनी यादव और आप देख रहे हैं हिंदी की बिंदी। दोस्तों, वरिष्ठ साहित्यकार दुष्यंत कुमार ने अपने एक कलाम में कहा था कि लोग कहते थे कि ये बात नहीं कहने की, तुमने कह दी है तो कहने की सजा लो यारों। यानी अगर वो बात कही जाएगी जिसे कहने की मनाही हो तो सजा तो मिलेगी ही, पर अगर महान साहित्यकार प्रेमचंद जी के शब्दों में कहूँ तो बिगाड़ के डर से क्या ईमान की बात न कहोगे। और फिर सजा तो दोनों ही सूरतों में मिलती है, जबान खोलने की भी और खामोश रहने की भी। जबान खोलने के बाद मरने पर कम से कम ये मलाल तो नहीं रहता कि हम मरने से पहले ही मुर्दा हो गए थे। सो बिगाड़ भले ही हो जाए पर ईमान की बात तो कही ही जाएगी, और जो बात नहीं कहने की थी वो कह देने पर सजा भी भुगती जाएगी। दोस्तों, शायद कुछ ऐसा ही सोचा होगा सफदर हाशमी ने भी, इसीलिए बिना डरे वो हल्ला बोलते रहे और आवाज उठाने की कीमत 1 जनवरी 1989 को अपनी जान देकर चुका गए। मुझे यकीन है कि आप में से अधिकांश लोग जानते ही होंगे कि महान जुझारू और निर्भीक नाट्यकर्मी सफदर हाशमी कौन थे। जो नहीं जानते, उन्हें सफदर हाशमी साहब के बारे में कुछ भी बताने के लिए मैं ये सब नहीं बताने जा रही हूँ कि वे कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए थे, उनके चर्चित नाटक कौन से थे, वगैरह वगैरह, और उन्हें किन लोगों की आवाज़ बनने पर खुलेआम मार डाला गया था। मैं ये भी नहीं कहूँगी कि दिल्ली में कलाओं के गढ़ का दर्जा रखने वाले मंडी हाउस की एक सड़क का नाम सफदर हाशमी मार्ग क्यों है, और मैं ये भी नहीं बताने जा रही कि उसी सफदर हाशमी मार्ग पर जनवरी की सुबह लेखकों, कलाकारों, नाट्यकर्मियों और सजग शहरियों से ये क्यों गुलजार रहा करती थी अभी कुछ अर्सा पहले तक। क्योंकि इस बारे में बात करना मेरा फ़र्ज़ हो सकता है, तो आज के वक्त में सफदर हाशमी के बारे में जानना हर उस देशवासी का भी फ़र्ज़ है जो अपने देश में कलाओं के महत्व को समझता है, जन सरोकारों के महत्व को समझता है और अभिव्यक्ति की आज़ादी के महत्व को समझता है। सफदर हाशमी साहब के बारे में विचार तो आप अपने आप ही बना लीजिएगा, उनकी सोच की एक झलक मैं ज़रूर आपसे साझा कर सकती हूँ। उन्हीं के शब्दों में सफदर हाशमी साहब ने लिखा है कि वो परंपरा नहीं जिसे चिराग लेकर ढूंढना पड़े। परंपरा वही है जो हमारे वर्तमान परिवेश में, हमारे माहौल में विद्यमान है। सफदर हाशमी साहब आगे कहते हैं कि कुछ साथियों का ख्याल है कि हमारे रंगकर्म में उस वक्त तक भारतीयता नहीं आएगी, उसकी जड़ें, उसका मौलिक चरित्र उस वक्त तक लुप्त रहेगा जब तक उसे पारंपरिक शैलियों से समृद्ध न किया जाए। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि भारतीयता नाच गानों, रिचुअल्स, पूजा पाठ, बलि और कुसंस्कारों को दिखाने से नहीं आएगी। ऐसी भारतीयता तो सिर्फ आईटीडीसी के मतलब की ही हो सकती है, या उन तथाकथित कलाकारों के मतलब की जो साधन संपन्न शहरी दर्शकों और विलायती लाट साहबों को थिएटर, सिनेमा, पेंटिंग्स वगैरह के जरिए द रियल इंडिया दिखाना चाहते हैं। सफदर साहब आगे कहते हैं कि ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड भारतीयता है, असली भारतीयता नहीं। एक गैर वैज्ञानिक समझ को कितने ही पारंपरिक अंदाज से क्यों ना पेश करें, वो समझ गलत ही होगी। यानी आज भी समझें तो असल भारतीयता वो नहीं है जो दिखाई जा रही है, बल्कि वो है जो असल में छिपाई जा रही है। जब मैं सफदर हाशमी साहब के बारे में सोच रही थी तो मुझे लगा कि उनके बारे में मुझे उस शख्स से बात करनी चाहिए जिन्होंने सफदर हाशमी को सफदर हाशमी बनते देखा, उन्हें करीब से जाना और खून के रिश्ते से बढ़कर उनके मानवीय सरोकारों भरे व्यक्तित्व के कारण प्यार और सम्मान दिया है। मैं बात कर रही हूँ जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता और मानवाधिकार के हक में आवाज़ बुलंद करते रहने वाली शख्सियत शबनम हाशमी जी की, जो कि सफदर हाशमी साहब की बहन भी हैं। तो शबनम हाशमी साहिबा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, मैं सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूँगी कि आपने सफदर साहब को सफदर हाशमी, द सफदर हाशमी में बदलते देखा है, तो मैं चाहूँगी कि आप उनकी कुछ यादें हमसे ज़रूर साझा करें। देखिए, कहानी तो बहुत लंबी है, लेकिन बहरहाल बचपन में मुझसे बड़े थे सफदर 2.5 साल, मैं सबसे छोटी हूँ घर में।
तो बचपन में तो जो कुछ सुना है अपनी अम्मा से वो यही कि सफदर बहुत शाई हुआ करता था, लेकिन उसके बावजूद लाडले थे पूरे मोहल्ले के। बीच में कुछ साल हमारा ख़ानदान अलीगढ़ में रहा है क्योंकि सारी बिज़नेस ठप हो गई थी, बहुत बुरे हाल थे, इकोनॉमिकली बहुत बुरे हाल में रहे। तो सफदर सुबह से किसी की गोदी में निकल जाते थे और शाम को लौटते थे खा पी के। हर घर में उनको खिलाया जाता, लाडले हमेशा से थे। बट थ्रू आउट स्कूल पीरियड भी काफ़ी रिजर्व नेचर रही सफदर की। यूनिवर्सिटी में जब कॉलेज ज्वाइन किया है स्टीफेंस, उसके बाद इंटरेस्ट हुआ थिएटर में या पॉलिटिक्स में, कहिए एसएफआई ज्वाइन किया, शुरू में इप्टा ज्वाइन किया, फिर 1973 में जब नाट्य मंच बनाया तो नाटक करने शुरू किए। और मेरे ख्याल में उसके बाद से ही धीरे 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 जो सोच थी, या बड़े भाई मेरे ऑलरेडी पॉलिटिक्स में थे जी, एक्टिव थे लेफ़्ट पॉलिटिक्स में, तो उनके साथ उनका भी असर था। खैर घर का असर तो था ही क्योंकि हमारी हमेशा से बहुत पॉलिटिकल फैमिली थी जी। तो उसी सब में, उस पूरी स्ट्रगल में, नाटक में, कल्चरल एक्टिविज़म में सफदर से सफदर हाशमी बन गए, या एक पहचान उनकी बनी एज अ कल्चरल एक्टिविस्ट। और सफदर की बड़ी बात ये थी कि सफदर की किसी से लड़ाई नहीं थी। कोई दुश्मन बहुत मुश्किल से मिलेगा सफदर का। उसकी जो पूरी नेचर थी, जो बात करने का तरीका, या बहुत जल्दी लोगों से दोस्ती कर लिया करता था, बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि दिल में उतर जाना, ऐसा पूरा नेचर था सफदर का। सफदर हाशमी साहब उन मानवीय सरोकारों की बलि चढ़े थे जिन्हें अक्सर हाशिए पर रख दिया जाता है, और आज की स्थिति तो हम सभी देख ही रहे हैं। ऐसे में आप दूर दूर तक कहीं उम्मीद की कोई किरण देख पाती हैं? देखिए, उम्मीद की किरण ना देखें तो शायद जीना ही मुश्किल हो जाए। उसके बावजूद सभी लोग, हम, एक तो ये कि हम जिस माहौल में पले बढ़े, हमारे घर में जो पूरा माहौल था वो बहुत ही उम्मीद दिखाने वाला था। जितने बुरे दिन देखे हैं बचपन में, मैंने सबसे कम देखे हैं क्योंकि मैं सबसे छोटी थी, लेकिन ये कि लकड़ी बेच के और कीलें बेच के मेरी माँ ने हमें खाना खिलाया है, और बहुत लंबे अरसे तक। उसके बावजूद जो उम्मीद थी, मतलब घर में खाने को नहीं था, कपड़े नहीं थे, लेकिन किताबें थीं। और हमारी माँ हमको, क्योंकि फादर बहुत अरसे तक अलीगढ़ में रहे, वो दिल्ली आ गई थी जी। उन्होंने यहाँ जॉब ले लिया था, और उसके बाद हम सब को भी वो यहाँ ले आई थी। तो मुझे अभी भी याद है कि बचपन में ही हमारे पास घर में चाहे एक ही वक्त का खाना हो, वो हमको सोवियत कल्चरल सेंटर लेके जाती थी जी। सारी हमने अच्छा सोवियत लिटरेचर, सारा इंग्लिश क्लासिकल लिटरेचर हम लोगों ने चाट लिया था स्कूल तक। मतलब घर के अंदर वो सारी किताबें होती थी, जो नहीं होती थी हम लगातार लाइब्रेरीज में हमें लेके जाती थी। बचपन में सबको डीटीसी बस में बैठ के हम बाल भवन गए हैं। उस वक्त बाल भवन बहुत वाइब्रेंट होता था। जो एक्सपोजर हमको मिला उसमें हमेशा एक उम्मीद थी। मतलब वो हमने जो अपनी माँ को जिस तरह स्ट्रगल करते देखा है, फादर को भी देखा, लेकिन माँ को ख़ास तौर से, क्योंकि फादर की तो बहुत जल्दी डेथ हो गई थी। लेकिन सारी मुश्किलों के बावजूद हमने उनको कभी मायूस नहीं देखा। और उस वजह से मुझे लगता है कि हम पांचों ही भाई बहन, एक तो ये कि सभी इसी सोशल एक्टिविज़म में ही किसी ना किसी तरह या कल्चरल एक्टिविज़म में इन्वॉल्व हुए, और उम्मीद की किरण कभी नहीं छोड़ी। आज की आप बात कर रही हैं, हाँ, हालात बहुत बुरे हैं। मतलब हम सेमी फैशिस्ट स्टेट तो इंडिया हो ही चुका है जी। अब 2024 के बाद और क्या हाल बिगड़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं रहेगा। तो एक तरफ नाउम्मीदी होती है, लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करने की हिम्मत हम लोग जुटाते रहते हैं। भले ये भी लगे कई बार कि इससे कुछ होगा या नहीं होगा, लेकिन बोलते रहना, आवाज़ उठाते रहना और काम को जारी रखना, ये हिम्मत जो है मुझे लगता है कि हमें तो अपनी माँ से ही मिली है। और ये भी कि आपको एक ऐसा समाज का ख्वाब बचपन में ही दिखाया गया जो बराबरी का होगा, जहाँ पे डिग्निटी होगी सब लोगों की, और जहाँ पे आप दूसरों के लिए लड़ेंगे, जो कुछ आपको समाज ने दिया है उसको आप वापस देंगे। ये चीज़ें बिल्कुल बचपन से हमारे दिलो दिमाग में बैठ गई थी, और उसी वजह से सभी कुछ जिसे कहते हैं सर फिरे हैं। मैं वापस सफदर साहब पर लौटती हूँ। एक ऐसा बच्चा जो पूरे मोहल्ले पड़ोस का दुलारा था, बेहद शर्मीले मिजाज का था, और फिर सेंट
स्टीफन जैसे कॉलेज से तालीम याफ्ता, तो उनके लिए तो बहुत एक अलग तरह के ख्वाब रहे होंगे, उनसे एक अलग तरह की उम्मीदें रही होंगी, लेकिन जब वो उन लोगों की आवाज़ बन गए जो ख़ुद भी नहीं जानते कि उन्हें आवाज़ की ज़रूरत है या नहीं, और नाटकों की दुनिया की तरफ मुड़ गए जहाँ पर घर फूंक तमाशा देख वाले मिजाज लोग होते हैं, तो ऐसे में परिवार का मतलब रवैया क्या रहा? नहीं, ऐसी उम्मीद कभी भी नहीं थी। अच्छा। कोई ऐसी उम्मीदें कि आप कैरियर बनाएंगे, आप पैसा कमाएंगे, ऐसी उम्मीद हमारे घर में थी ही नहीं, और ना हम में से किसी को भी वो उम्मीद सिखा दी गई थी ही नहीं, बिल्कुल। उम्मीद यही थी कि आप कुछ ऐसा करेंगे। मेरे फादर और उनके दोनों भाई, और बल्कि मेरी दादी भी, सब फ्रीडम फाइटर्स थे जी। मेरे फादर और उनके दोनों भाइयों ने जेलें काटी हैं ब्रिटिश राज में आज़ादी के लिए लड़ते हुए। तो ये तमन्ना तो कभी थी ही नहीं कि बड़ा घर हो और बंगला हो और गाड़ी हो, या आप पढ़ लिख के कुछ ऐसा करें कि आप पैसा कमाएं, जो आजकल हमें दिखाई देता। ये कभी नहीं था। ये ज़रूर था कि अपना खर्च चलाने के लिए एक नौकरी होनी चाहिए, कि आप किसी और पे डिपेंडेंट ना हो, इतना था, इससे ज़्यादा कभी नहीं था। जी। और सफदर ने जो भी रास्ता चुना उसके लिए सभी को बहुत फ़ख्र था, कोई ऐसा नहीं था। मतलब हमारे घर में वो कभी डिस्कशन ही नहीं हुआ कि तुम गलत रास्ते जा रहे हो। मतलब इसी में खुशी थी कि आप कुछ समाज के लिए कर रहे हैं। और मैंने भी जब एक्टिविज़म शुरू किया, उस टाइम मेरी माँ अभी पढ़ा रही थी, शी वॉज़ द प्रिंसिपल। वो स्कूल के बाद, क्योंकि मैं बस्ती में लड़कियों को पढ़ाती थी, स्कूल के बाद वो बस लेके और उस बस्ती में आती थी, और जब तक मैं वहाँ काम करती रही, टिल सफदर्स डेथ एक्चुअली आई वाज वर्किंग देयर, तब तक वो लगातार आती रही। वो हर चीज़ में शामिल होती थी। सफदर के नाटक देखने हर जगह जाना, हर जगह पहुँचना। और शुरू में तो सारे प्रोसीनियम प्लेस होते थे दूर दूर की जगहों पे। तो वो माहौल नहीं रहा। हम बहुत फॉर्चुनेट हैं कि हमने वो माहौल नहीं देखा। जी। सफदर हाशमी साहब के न रहने के बाद हमने कला जगत में तो एक सन्नाटा देखा ही, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया आपके परिवार में किस तरह से रही थी? क्योंकि जैसा आपने कहा कि जो आपके पारिवारिक सरोकार रहे, जो परिवार का मिजाज रहा, सफदर हाशमी साहब उसी से बने एक इंसान थे, उन्हीं चीज़ों को वो आगे ले गए थे। तो उसके बाद कला जगत ने तो उनका ना होना महसूस किया। आपके लिए वो किस तरह से था? और आप, जहाँ तक मुझे मालूम है, आप काफ़ी सालों तक सहमत से जुड़ी भी रही, सफदर हाशमी मेमोरियल ट्रस्ट, इससे आप काफ़ी समय तक जुड़ी रही हैं। फिर लेकिन अब उसमें भी एक ठहराव आ चुका है, तो वो काम जो सफदर साहब के बाद अधूरे रह गए थे, उनको एक कंधे की ज़रूरत थी, अब वो तमाम चीज़ें, ये तमाम सवाल कहाँ जाके ठहरते हैं? देखिए, एक तो ये है कि सफदर के जाने के बाद जो एक, जिसे हम वैक्यूम कहते हैं, जी। जो हुआ, वो चाहे ज़ाती ज़िंदगियों में हो, हमारे लिए एज अ ब्रदर, या मेरी माँ के लिए बेटा एक नौजवान चला गया, उसको तो कोई भर नहीं सकता। और जाहिर है कि जिस तरह का वो काम कर रहा था, वहाँ भी एक वैक्यूम पैदा हुआ। ये भी है कि सफदर 34 साल का उस टाइम था, और वो टाइम था, मतलब मैं ये समझती हूँ कि सफदर का ये वो पीरियड था जब वो एक नई क्रिएटिव लाइफ शुरू कर रहा था। क्योंकि जब आप शुरू करते हैं काम, तो शुरू में तो आप सीख ही रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं। हल्ला बोल जो उसका नाटक है, वो बाकी सारे नाटकों से बहुत अलग था, जिसमें उसने बहुत सारे नए एक्सपेरिमेंट्स किए थे। या जो प्रेमचंद का मोटे राम का सत्याग्रह, जो प्रोसीनियम थिएटर हबीब साहब के साथ उनकी साथ मिलके किया, उसमें भी बहुत नई चीज़ें थी। तो ये वो मोड़ था जब सफदर आगे बहुत कुछ क्रिएटिव करने वाला था। तो एक तो ये कि खुद सफदर की जो क्रिएटिविटी की, बेस्ट क्रिएटिविटी की एज थी, उससे पहले ही वो चला गया। ही जितना जो कुछ उसने प्रोड्यूस किया, उससे बहुत ऊंचे दर्जे का वो आगे कर सकता था। तो वो तो जाहिर है कि एक कमी हमेशा के लिए उसे कोई पूरा नहीं कर सकता। जहाँ तक आपने सहमत और बाकी का, मैंने जैसे आपको बताया कि मैं तो उस टाइम भी फुल टाइम बस्ती में काम करती थी, निज़ामुद्दीन बस्ती में मैं लिटरेसी का काम करती थी। सफदर एक थिएटर रेपेट्री शुरू करना चाहते थे, और वो उसने मुझे हमेशा कहा कि ही वांटेड मी टू रन दैट, क्रिएटिवली नहीं, क्योंकि मेरा कोई बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी से बहुत ज़्यादा वो नहीं है। वो मुझे एक बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़र समझते थे, और ये चाहते थे कि मैं उसको ऑर्गेनाइजेशनली मैं उस थिएटर रेपेट्री को चलाऊं। वो खैर कभी बनी नहीं उनकी ज़िंदगी में। तो जब सहमत का फॉर्मेशन हुआ सफदर की डेथ के बाद, सफदर हाशमी मेमोरियल ट्रस्ट,
तो मुझसे पूछा गया कि मैं क्या टाइम दे सकती हूँ, और मैंने कमिट तो यही किया था कि मैं 2-4 घंटा डेली दे दूँगी, क्योंकि मैं बहुत डीपली इन्वॉल्व थी अपने काम में। लेकिन वो फिर एक हफ्ते के अंदर ही वो तो 15-18 घंटा का एकदम काम हो गया, और मेरा निज़ामुद्दीन का काम छूट गया। मुझे ये भी था कि सफदर चाहता था, तो उसकी ज़िंदगी में ना सही तो सफदर के बाद मैं कम से कम उसकी याद में ये चला सकूं। तो मैं एज ऑर्गेनाइजेशनल पार्ट जो था सहमत का, और बहुत कुछ आइडियाज़ के लेवल पे, उसमें मैंने 15 साल किया उसको। लेकिन फिर 2002 में जब गुजरात हुआ तो मुझे काफ़ी, मैं गुजरात में 1 साल मैंने आती जाती रही। उसके बाद मुझे बहुत घुटन सी होने लगी थी कि सिर्फ शहर में बैठ के और आर्टिस्ट इंटेलेक्चुअल्स के साथ काम नहीं हो सकता, आपको और भी निकलना पड़ेगा। तो आई मूव्ड आउट बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि मैं फिर अपना दूसरी तरह का काम करना चाहती थी। अब सहमत में 2-3 लोग थे जो फुल टाइम थे, मैं पूरा टाइम लगाती थी, राजन है वो फुल टाइम, अपना हाफ टाइम वो लगाते थे, बाकी MK रायना और लोग बहुत सारे, कोर टीम तो थी। लेकिन किसी भी संस्था में एक कोई फुल टाइम काम करने वाला एकदम से गायब हो जाए तो उस पर असर पड़ता है। बहरहाल सहमत अब भी बहुत अच्छा काम कर रहा है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि करता रहेगा। सफदर के जो ख्वाब थे उनको पूरा करने वाले बहुत लोग हैं। जननाट्य मंच, उनका पूरा ग्रुप जो था वो चला रहा है, उसमें उनकी वाइफ भी हैं, मलौश्री भी हैं, और उनके साथी भी हैं जो जननाट्य मंच को आगे लेके जा रहे हैं। सहमत भी चल ही रहा है। असल में सफदर तो एक ऐसे ही समाज की कल्पना करते थे जो एक बराबरी का समाज हो, जहाँ मोहब्बत हो, जहाँ पे नफ़रत ना हो। अगर आपने देखा हो, जब 84 के राइट्स हुए हैं उसके बाद एक बहुत बड़ी 86 में बहुत बड़ा दिल्ली में निकला था जुलूस, वो उसके पीछे पूरा सफदर का ही काम था, और तरह तरह के लोगों से मिलना, क्रॉस सेक्शन। तो उस तरह तो बहुत लोग हैं जो उसी तरह का काम कर रहे हैं। जाहिर है सफदर को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, उसकी जो क्रिएटिविटी थी उसे कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। लेकिन जिस वक्त सफदर था उस वक्त इतनी नाउम्मीदी नहीं थी जी। उस वक्त हालात मुल्क के इतने नहीं बिगड़े थे, बिगड़ने शुरू हो गए थे लेकिन इतने नहीं बिगड़े थे जितने अब बिगड़ गए हैं। तो कहना मुश्किल है। आपकी बात पर अगर मैं मतलब सोचूं तो आप ये कह रहे हैं कि सफदर हाशमी साहब के ख्वाबों को पूरा करने वाले काफ़ी लोग हैं। उस अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए जिसके लिए सफदर हाशमी साहब ने अपने आप को दांव पर लगाया था, वो तमाम बातें, वो तमाम ख्वाब, हम ये कहते हैं कि जो कलाएं हैं वो अभिव्यक्ति का सबसे अच्छा ज़रिया होती हैं, जिसमें आप हर तबके की आवाज़ को मतलब एक सुर दे सकते हैं, एक ऊंचाई दे सकते हैं। लेकिन आज कलात्मक रूप से भी हम वही वैक्यूम महसूस कर रहे हैं, कहीं उस तरह की कोई चीज़ नज़र नहीं आती, बल्कि जो प्लेस हैं या दूसरी जो कलाएं हैं वो एक तरह से उसी एलिट क्लास को समर्पित हो गई हैं जिसकी आप बात कर रही हैं कि वहाँ तक सीमित रहकर काम नहीं किया जा सकता। तो उस चीज़ को अब आप मतलब कहाँ देख पा रही हैं? आप कह रही हैं कि मतलब वो है, चीज़ें ज़िंदा है, कहाँ देख पा रही हैं आप उसे? देखिए, पूरे हिंदुस्तान में ऐसे सैकड़ों ग्रुप्स हैं। मतलब मैं कंपेयर नहीं कर रही सफदर को। सफदर एक बहुत ज़्यादा क्रिएटिव इंसान था जी। और मैंने कहा कि क्रिएटिविटी की जो एक अगली छलांग वो लगा रहा था उसमें, जिस टाइम उसकी मौत हो गई, उसको मार दिया गया। तो ये कहना कि सफदर को कोई रिप्लेस कर देगा तो नहीं है, लेकिन ये कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इसी माध्यम को लेके, जो कला के माध्यम को लेके अलग अलग जगह, अभी जैसे मुझे मालूम है कि बिहार से पूरी एक यात्रा शुरू हुई है, 2.5 आखर प्रेम का नाम है उसका, इप्टा वाले निकाल रहे हैं, कला के ज़रिए ही वही सारे संदेश लेके। तो अलग अलग जगहों पे लोग अपनी अपनी तरह लड़ रहे हैं। और मुझे ये भी नहीं पता कि अगर सफदर ज़िंदा होता तो क्या वो उसी माध्यम तक सीमित रहता, क्योंकि जो महत्व, और इस पे दो राय हो सकती हैं, ये मेरी राय है जी। जो महत्व सफदर की ज़िंदगी में उस वक्त स्ट्रीट थिएटर का था, क्या आज भी वही महत्व है या नहीं? क्योंकि उस वक्त सोशल मीडिया ज़ीरो था, उस टाइम सोशल मीडिया था ही नहीं। और सफदर उस वक्त भी एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था। सफदर वीडियो फिल्म्स बना रहा था, उसने खिलती कलियां जैसा पूरा एक कई एपिसोड्स का एक वो बनाया दूरदर्शन के लिए। और उस टाइम मीडिया स्टॉर्म नाम का एक बहुत एक्टिव ग्रुप था, उसके लिए उसने डॉक्यूमेंट्रीज़ में गाने लिखे। तो मेरा ये मानना है कि सफदर भी जो नई टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल करके शायद बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुँच रहा होता अगर वो ज़िंदा होता जी।
क्योंकि स्ट्रीट थिएटर की अपनी अभी भी अहमियत यहाँ तक तो है कि जो लोग बिल्कुल भी, जिन तक कुछ नहीं पहुँच रहा, वहाँ तक आप लेके जा रहे हैं। लेकिन आप एक वक्त में 100 लोगों तक पहुँचते हैं, सोशल मीडिया से आप एक वक्त में हज़ारों लाखों तक पहुँचते हैं। तो मुझे ये लगता है कि सफदर शायद स्ट्रीट थिएटर के साथ साथ और भी बहुत कुछ कर रहा होता, बिकॉज ही वॉज नॉट, वो एक ऐसा इंसान नहीं था जो ज़माने को बदलने के साथ उसके साथ नई चीज़ें जो आ रही हैं उसको ना अपनाए। उसने प्रोसीनियम भी किया, जिस बीच में वो श्रीनगर कश्मीर में पढ़ाता था, लेक्चरर था, वहाँ पे उसने बहुत सारे प्लेस किए, गढ़वाल में भी किया, और दिल्ली आने के बाद, बल्कि दिल्ली से जाने से पहले प्रोसीनियम थिएटर, बहुत शुरू में तो प्रोसीनियम ही करता था, जननाट्य मंच, बकरी, भारत भाग्य विधाता, ये सारे नाटक जो थे। और फिर जब इमरजेंसी का दौर आया, जब पॉसिबल ही नहीं था, तो उसके बाद फिर स्ट्रीट थिएटर के बारे में सफदर ने सोचना शुरू किया। तो जैसे वक्त बदला, उसने अपना काम करने का तरीका या लोगों तक पहुंचने के तरीके को बदला, एंड आई एम श्योर कि ऐसा होता। शबनम जी, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि संसाधनों का अभाव होने के बावजूद जो क्षेत्रीय रंगमंच है वो शहरी रंगमंच के मुकाबले मुद्दों के हिसाब से देखा जाए तो कहीं ज़्यादा मजबूत है? बिल्कुल मजबूत है, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। क्योंकि जब आप मैं अभी जयपुर से लौटी हूँ जी, और 5 दिन में जवाहर कला केंद्र में ही थी, और वहाँ पे आप देखें जिस तरह के लगातार वहाँ का जो माहौल है वो दिल्ली में नहीं दिखता। मतलब सैकड़ों लोग वहाँ बैठे हैं और पूरा इसी बारे में सब बात हो रही है। मतलब मैं जो कह रही हूँ कि उम्मीद है तो थिएटर वाले भी बैठे हैं, फिल्म वाले भी बैठे हैं, उसका जो कैफेटेरिया है सुबह से शाम तक इसी के आसपास डिस्कशंस चल रहे हैं। बिहार का मैंने आपको अभी उदाहरण दिया, इप्टा की यूनिट्स, तो या आप महाराष्ट्र में चले जाइए, जगह जगह पे आपको जो लोकल थिएटर है वो इतना वाइब्रेंट दिखाई देता है जो बड़े शहरों में नहीं दिखता। और वो थिएटर जो है वो जनता से कनेक्ट कर रहा है, उनके जो मुद्दे हैं उनसे लगातार कनेक्ट कर रहा है। तो उसमें पैसों का अभाव भी है, बहुत ज़्यादा अभाव है बल्कि, लेकिन अभी भी लगता है कि ऐसा नहीं है कि लोग मर गए। देखिए, एक बड़ा फ़र्क जो है, जो मुझे लगता है जो शायद बचा भी ले इस मुल्क को, कि हमारे यहाँ की जो डाइवर्सिटी है इंडिया में, वो उस तरह की डाइवर्सिटी जर्मनी में नहीं थी जब हिटलर का राज आया, और बहुत छोटा भी था कंपैरेटिवली। हमारी जो डाइवर्सिटी है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस इन फोर्सेस को देती है, और उससे उम्मीद है कि इस सब के बावजूद इलेक्शन जाहिर है कि एक के बाद एक हारे जा रहे हैं, उसकी और भी बहुत सारी वजूहात हैं। लास्ट मोमेंट पे हिंदू मुस्लिम होता है, ईवीएम के साथ बहुत बड़े खेल होते हैं जो अभी भी हुए हैं, लेकिन अगर आप रेजिस्टेंस देखें तो उसमें कोई कमी नहीं है। और उसका थिएटर और सारे कला के जितने भी माध्यम हैं वो उसका एक हिस्सा है, उसका बड़ा हिस्सा है वो। शबनम हाशमी जी, आपने यहाँ आने के लिए वक्त निकाला, द वायर से आपने बात की, इसके लिए हम तहे दिल से आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। मोस्ट वेलकम। Get a sneak peek of exclusive content before everyone else. For channel members only. Memberships start at ₹89. Hit the join button below.